हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता यह धरती कितना देती है, जो आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में है, उसका व्याख्या भाग लेकर आई हूँ। यह धरती कितना देती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कविता आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में है और बहुत आसान शब्दों में ये कविता है, सरल शब्दों में है। इसकी भाषा जो है साहित्यिक हिंदी है, खड़ी बोली है, तो सरल शब्दों में है। ये आप आराम से समझ जाएंगे, बस ध्यान दीजिएगा। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। यहाँ पर कवि जो है स्वयं बचपन में, जो कवि होता है, जो बालपन होता है, जो बचपन होता है, तो बचपन में अज्ञानतावश किए गए कार्य का वर्णन करते हैं। कवि उनको जानकारी नहीं थी, तो वो क्या कहते हैं कि मैंने छुटपन में, मैं जब छोटा था, कवि कहता है कि मैंने छोटेपन में, जब मैं छोटा था बचपन में, मेरे मन में जो है जिज्ञासा थी, तो छिपकर मैंने कुछ पैसों को बो दिया था। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। उन्होंने ये सोचा कि पैसा बोऊंगा तो पैसों के प्यारे पेड़ निकलेंगे और साथ ही रुपयों की कलदार का मतलब होता है सुंदर चमकीली, रुपयों की जो है चमकीली सुंदर फसलें खनकेंगी और उससे मैं क्या हो जाऊंगा, फूल फल कर खूब मोटा सेठ बन जाऊंगा, मतलब अमीर बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला। क्या कहते हैं, लेकिन बंजर धरती, उनको ये लगता है कि ये धरती जो है बंजर थी। वो कहते हैं कि उस बंजर धरती में उस पैसे का जो मैंने लगाया था, उसका कोई भी अंकुर नहीं फूटा। बंध्या कहते हैं कि बंजर धरती ने कोई भी पैसा उगला नहीं। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। कहते हैं कि मेरे सारे सपने जो है समाप्त हो गए, धूल हो गए। मैं हताश हो गया, मैं निराश हो गया। बाट जोता रहना, बाट जो होना मतलब समय का इंतजार करते रह गए और बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, बचपन की जो मधुर कल्पनाएं होती हैं उनकी एक टक अपने पलक पावड़े बिछाकर वह इंतजार करते रहे कि कब रुपए निकलेंगे। कहते हैं कि मैं अज्ञानी था, मैं अबोध था, मैं अज्ञानी था, मैंने गलत बीज बो दिए थे। उनका ये सोचना था कि मैंने गलत बीज लगा दिया था, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। उनका ये कहना है कि मैंने जो है लोभ और लालच को लगा दिया था, मेरे मन में लोभ और लालच था, इसीलिए जो है वह पौधा नहीं निकला। फिर कहते हैं अर्धसती का मतलब होता है आधी शताब्दी। अर्धसती हहराती निकल गई तब से। अर्धसती का तात्पर्य है कि आधी शताब्दी यानी 50 वर्ष निकल गए। 50 वर्ष निकल गए, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। तो इतने समय में न जाने कितने बसंत आए और कितने पतझड़ आए, वो सब बीत गए। ग्रीष्म गर्मी आई, वर्षा आई और शरद ऋतु मुस्कुराने लगी और इतनी ठंडी पड़ी कि सी करके ठहराने वाली हेमंत भी कांपने लगे। पेड़ पौधे झरने लगे, फिर मौसम बदला और वन जो है वह खिल गए। और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर। कवि आगे क्या कहते हैं, गाढ़ी ऊदी मतलब लाली मिला हुआ सांवला रंग। कभी अभी क्या कहते हैं कि आधी शताब्दी यानी 50 वर्ष बीत गए हैं और कितने ही मौसम आज न जाने कितने आए और गए। फिर वो क्या कहते हैं कि गाढ़ी ऊदी लालसा यानी लाली मिला हुआ, गाढ़ी ऊदी मतलब लाली मिले हुए सांवले और गहरे रंग के कजरारे बादल धरती पर बरस जाते हैं, यानी फिर से वर्षा ऋतु आती है और धरती पर जो है बारिश होने लगती है। तो कवि का कहना है कि मैंने कौतूहलवश यानी जिज्ञासावश आंगन के एक कोने में
मिट्टी गीली थी उसके नीचे यूं ही उंगली से सहलाकर क्या कहते हैं कि मैंने सेम के बीज जो है मिट्टी के नीचे दबा दिए। ऐसे ही जिज्ञासावश, क्योंकि अभी तक उन्होंने पैसे लगाए तो वो हुआ नहीं, तो कौतूहलवश जिज्ञासावश आंगन के एक कोने में गीली मिट्टी के नीचे जो है उंगली से ही सहलाकर बीज जो है सेम के उन्होंने दबा दिए। भू के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो है भू के यानी पृथ्वी के आंचल में मणि और माणिक को छिपाकर बांध दिया हो। ऐसा उन्होंने दबाया सेम के बीज को कि ऐसा लगा कि मानो पृथ्वी के आंचल में उन्होंने मणि और माणिक्यों को, अमूल्य धरोहरों को बांध दिया हो। फिर कहते हैं, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कवि का ये कहना है कि मैं सेम के बीज को लगाकर भूल भी गया, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। मैंने सेम के बीज को लगाकर इस घटना को भूल गया। और बात भी क्या थी? कहते हैं कि ऐसी तो कोई बड़ी बात थी भी नहीं कि जिसे मैं याद रखता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, कवि कह रहे थे कि एक दिन मैं शाम को अपने आंगन में टहल रहा था, तब मैंने सहसा देखा, अचानक उनकी दृष्टि उधर जाती है जहां उन्होंने सेम के बीज बोए थे। वो कहते हैं, तब सहसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। प्रसन्नता भी थी और आश्चर्यचकित भी थे। उन्होंने देखा कि आंगन के एक कोने में कई नवागत, उन्होंने देखा कि आंगन के कोने में नवागत, जैसे नया नया कोई चीज़ होता है, नया आगंतुक जो है छोटी छोटी छाता ताने हुए खड़े थे। जो वो सेम के बीज थे वो अंकुरित होकर निकल गए थे। तो कवि को ऐसा लग रहा था कि कोई नया व्यक्ति जो है, नवागत जो है, वो छोटी छोटी छातों को तान कर खड़ा हो गया है। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं? फिर वो अपने मन में ही कहते हैं कि क्या मैं उसे छाता कहना उचित होगा, या अपने विजय की जो है झंडा लिए हुए, पताकाएं लिए हुए जीवन की, या हथेलियों खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो। कवि अपने ही मन में सोचते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नवागत है, कोई नया है जो छोटी छोटी छाता को तान कर खड़ा हुआ है, या यह मैं कह लूँ कि विजय पताकाएं जो है जीवन की लहरा रही हैं, या हथेलियाँ खोलकर वे नन्ही प्यारी, जो भी हो, हरे भरे उल्लास से भरे हुए थे। पंख मर कर उड़ने को उत्सुक लगते थे। जो भी हो, वो कहते थे कि वो हरे भरे, दिखने में हरे भरे लग रहे थे, उल्लासित थे। ऐसा लग रहा था कि पंख मारकर, अब कवि को यहाँ ये कल्पना होता है कि ऐसा लग रहा था कि कोई अपने जीवन की विजय पताकाएं लहरा रहे थे और हथेलियाँ खोले हुए थे, वे नन्ही प्यारी। फिर कहते हैं, जो भी हो, वो हरे भरे उल्लास से भरे थे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से निर्णय क्षण भर में उनको देखता रहा। वो क्या कहते हैं? डिंब मतलब अंडा। वो ये कहते हैं, या ऐसा लग रहा था माने अंडे को तोड़कर उसमें से जो छोटे चिड़िया के बच्चे हैं वो निकले हुए हैं और पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते हैं। कभी अपनी कल्पनाएं के जरिए सोचता है। वो ये कहता है कि ऐसा लग रहा था कि अंडे को तोड़कर उसमें छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे निकल गए हों और पंख मारकर उड़ने को उत्सुक हो। निर्निमेष मतलब एकटक, निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले। वो एकटक उनको देख रहे थे क्योंकि वो अभी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, क्योंकि वो सेम के बीज को लगाकर भूल चुके थे। तो एकटक क्षण भर वह उनको देखते रहे। तब तक अचानक उन्हें स्मरण मतलब याद हो आया कि कुछ दिन पहले मैंने वहाँ सेम के बीज को आंगन में लगा दिया था और उन्हीं में से यह बौने पौधों की पलटन निकल रही है और मेरे आँखों के सामने गर्व से आकर खड़ी हो गई है और अपने छोटे छोटे पैरों को पटक कर बढ़ती जा रही है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। फिर रोज वह उनको देखने लगे। धीरे धीरे 1 2 3 4 करते करते अनगिनत पत्तों से जो है सेम की जो पत्तियां थी लद गई और वह झाड़ियां बन गई। हरे भरे टंग गए कई मखमले चंदोए। या ऐसा लग रहा था कि हरे और हरे हरे रंग के जो है खूब ढेर सारे मखमले कोई चांदनी को लहरा दिया हो गया। बेलें फैल गई, बलखा आंगन में लहरा। उन सेम की बेलें जो है वो फैल कर आंगन में लहराने लगी
और उनके बाड़े की टट्टी का सहारा लेकर खड़े हो गईं और हरे भरे 100 झरने, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि हरे भरे झरने जो हैं वो फूट पड़े हों। मैं अवाक रह गया। कवि सोचने लग गया, आश्चर्यचकित हो गया कि वंश कैसे बढ़ता है। वह यह सोचने लगा कि वंश कैसे बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, वो ये कहता है कि एक छोटे से बीज से कितनी बड़ी बेल उत्पन्न हो गई। कवि का ये कहना है कि एक छोटे से बीज से कितनी बड़ी बेल उत्पन्न हो गई। उसी प्रकार वो क्या कहते हैं कि जैसे एक बीज से इतना बड़ा वंश चल जाता है, उसी तरह एक व्यक्ति से उत्पन्न वंश भी भविष्य में हजारों लाखों व्यक्तियों का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर बस आप ध्यान दीजिएगा कि मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कभी आश्चर्यचकित हो जाता है कि वंश कैसे बढ़ता है। एक छोटे से बीज में कितनी बड़ी बेल उत्पन्न हो जाती है और वह बीज क्या करती है, असंख्य, उस एक बीज से वैसे ही असंख्य बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो वह यह कहता है कि एक व्यक्ति से उत्पन्न वंश जो है भविष्य में हजारों लाखों व्यक्तियों का रूप धारण कर लेता है। कवि का कहना है कि यह धरती कितना देती है, हे धरती माँ कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि का ये कहना है कि यह धरती कितना देती है, यह माता धरती माता कितना देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रसवनी वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। ध्यान दीजिएगा, कविता का जितना भी पूरा सार है इस अवतरण में है। नहीं समझ पाया था, कवि क्या कहता है, जब वह सेम की फलियों को, सेम के बीजों को फलते हुए देखता है तो वो चिंतन करने लगता है, वो उसे चिंतनशील बना देती है। वह सोचने लगता है कि मैं नहीं समझ पाया था इस धरती के महत्व को। बचपन में मैंने क्या किया था, स्वार्थ और लोभवश आकर मैंने इस धरती में जो है पैसे को बो दिया था। कवि का ये कहना है कि मैं इस धरती के महत्व को नहीं समझ पाया था। मैंने बचपन में अज्ञानतावश, स्वार्थवश, लोभवश इस धरती में मैंने पैसे बो दिए थे। रत्न प्रसवनी वसुधा अब समझ सका हूँ। कवि का यह कहना है, रत्न प्रसवनी, यह धरती क्या करती है, वसुधा यानी धरती, यह धरती जो है रत्नों को जन्म देने वाली होती है। इस बात को अब मैं समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। कवि का ये कहना है कि हमें इस धरती पर समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं और साथ ही जन के, लोगों के, मनुष्य की शक्ति और ममता के, क्षमता के दाने हमें बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। कवि का ये कहना है, वह यह कहना चाहता है कि मानव ममता के दाने बोने हैं, अर्थात हमें पूरा परिश्रम करके इस धरती पर समता और ममता के दाने बोने हैं, उसे ममता से सींचना है। जिससे क्या होगा, ममता के दाने बोने से, ममता से सींचने से उसमें क्या होगा, अनाज उत्पन्न हो जाएगा और वह अनाज क्या होगा, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, और वे सब आपस में परस्पर मिलकर वह अनाज की जो सुनहली फसलें होंगे, वो दाना होगा, वो क्या होगा, हम समान रूप से मिल बांट कर खाएंगे। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि का ये कहना है कि मानवता की जीवन, हमारे ऐसा करने से इस धरती पर सुनहली फसलें लहलाएंगी और उस फसलों के रूप में मानवता यानी मनुष्य के जीवन श्रम से उत्पन्न जो प्रसन्नता होंगी, जो श्रम से जो उनकी मेहनत से, श्रम से उत्पन्न प्रसन्नता होगी, उससे क्या होगी, चारों दिशाएं जो है वो हंसने लगेगी। तो हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि का कहना है कि यह शाश्वत सत्य है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, अर्थात हमारी जैसी भावना होगी हमें फल भी वैसा प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, भाषा जो है इसमें साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, शैली भावात्मक प्रतीकात्मक है और अलंकारों में उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।